आज का डिस्कशन आई एम श्योर जितने लोग ये देखेंगे उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच। सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर स्वागत है और सबसे पहले हम डॉक्टर वशिष्ठ के पास ही चलते हैं। पहला जो पॉइंट है SWOT का, स्ट्रेंथ डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या है, वो हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर। सुरेंद्र जी और सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से नमस्कार। और जैसा सर ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत यंग यूनिवर्सिटी, बड़ी डायनेमिक यूनिवर्सिटी है। वहां पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं और डायरेक्टर ई लर्निंग के पद पर कार्यरत हूं। और जैसा बताया भी गया, मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पीएचडी करने का और ये भी एक भगवान का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर और इसके लिए मैं बड़ा ऋणी हूं भगवान का। और इसके साथ साथ जो 2-3 चीजें मैं अपने इंट्रोडक्शन आपको बताता हूं जो शायद इस प्रोग्राम से रिलेटेड हो। तो पहली ये कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक अलग से सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया शूलिनी यूनिवर्सिटी में 3.5 साल पहले, और वो हम पढ़ाते हैं। तो शायद हम पहली यूनिवर्सिटी होंगे जहां पर डायरेक्ट सेलिंग का अलग से सब्जेक्ट एक पढ़ाया जाता है पूरा। और इसके साथ साथ उसी सब्जेक्ट के लिए मुझे टॉप 50 टीचर इनोवेटर्स में चुना गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से 2017 में। तो यही शायद मेरे लिए काफी है। बाकी हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं, एक बहुत अच्छी लविंग फैमिली का पार्ट हूँ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग पे, और जैसा आपने बताया ब्लड में फ्लो करती है डायरेक्ट सेलिंग और बहुत बड़ा सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रीब्यूट करने का। तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें, जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे इसमें लगती है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। और अगर सारी चीजों को सम अप करें तो स्ट्रेंथ इसकी इसी में सारी आ जाती है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है और कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो सभी लोगों को साथ लेके ऊपर बढ़ाती है। तो हमेशा आप देखो कितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जो उसके जो ओनर्स होंगे, फाउंडर्स होंगे, प्रोमोटर्स होंगे, तो वो लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब हाइट्स स्केल करते हैं। और बाकी जो लोग होते हैं वो जनरली मतलब एम्प्लॉय क्लास होती है और बहुत ज्यादा हायर लेवल पे आ नहीं पाते वो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी स्टार्ट करता है और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो राइज करता है। अदरवाइज जनरली आप देखना कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी कंपनीज में लोग पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं, है ना। बहुत सारी आप देखना कि बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, बड़े सारे मैनिपुलेशंस चलती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में सीधी बात है, इफ यू परफॉर्म यू विल राइज। तो ये बड़ी बात है। और इंक्लूसिव ग्रोथ में एक और चीज हम बात करते हैं, जैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसकी बात करते हैं कि हम जो लोअर तबका है उनके बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वो भी लोग फाइनेंशियल में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसमें भी ऐसे लोग, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग आते हैं जिनको और कहीं पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हाउसवाइफ्स, तो हाउसवाइफ्स या जो ऐसी लेडीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है जीडीपी के लिए, और अपने आप से ही वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। और वो अच्छी लेडीज होती हैं जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखती हैं और उसके लिए अपने करियर्स को सेक्रीफाइस करती हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है वो उनके लिए एक इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा रास्ता खोलता है कि वो उसमें ग्रो कर पाती है, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाती है, अपने आप को, अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाती है और साथ ही साथ में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाती है। तो मेरे हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि जो जितना परफॉर्म करेगा उतना यहाँ पे राइज करेगा, उतना ऊपर जा सकता है। वंडरफुल। केसी सर, आप क्या एड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्टर वशिष्ठ की बात से एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ। और साथ में यहाँ पे जैसे जो एक पहलू है जिसको मैं मतलब बहुत गहराई से फील करता हूँ, एक आदमी की अपनी एक जिंदगी है जब धीरे धीरे ग्रो करती है। देखिए, इनिशियल लेवल पे आदमी कोई भी काम करता है तो उसके अंदर एक एंथुसियाज्म होता है, तो वो उस समय तो उसको पता नहीं चलता है। लेकिन जब एज आगे बढ़ती है, जब आपकी एज 50 साल 55 साल और उससे आगे जाने लगता है, तो उसके बाद मतलब काम करने की उतनी एनर्जी नहीं होती है और उस समय एक ऐसा बिजनेस चाहिए होता है उसको जो ग्रो भी करता रहे और बहुत स्टेबिलिटी हो जाए। नॉर्मली होता है कि कोई भी अगर दूसरा बिजनेस है तो उसमें धीरे धीरे बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, और या फिर मतलब रिटायरमेंट के बाद वो इनकम के ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तो
वो लाइफ थोड़ा सा एक अजीब सी जगह हो जाती है। बट यहाँ पे जो एक अच्छी बात यह है, आज जैसे एक मैं अपनी 55 ईयर्स के एज में हूँ, तो जो स्टेबिलिटी जो फील होती है कि नहीं यार, यहाँ पे एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आपको अब ये फियर नहीं बिल्कुल भी लाइफ के प्रति, कभी पीछे आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा। और ये बात सबके ऊपर लागू होती है। एक होता है कि कुछ इंडस्ट्री तो ग्रो करती है लेकिन सारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है, बट यहाँ कोई भी आदमी काम करता है तो सबके ऊपर वो चीज लागू होती है और हर आदमी अपने टैलेंट से बिजनेस को आगे ले जाता है। एक फील होता है कि नहीं चलो, हमने मेरे जितने अंदर मेरी कैपेसिटी थी, जितना मेरी ताकत, जितनी पावर थी, मैंने वो सारा यहाँ पे अप्लाई किया, तो मुझे उसका एडवांटेज हो रहा है यहाँ पे से। तो ये बात है सर, सिक्योरिटी की फीलिंग पार्ट है, और हम लोग मार्केटिंग प्लान में मनी टाइम सिक्योरिटी की बातचीत करते हैं। बहुत खूबसूरत पहलू आपने छुआ। कदम सर, आप तो बिजनेसमैन हैं और काफी बड़ा आपको कारोबार है, तो आप फिर भी डायरेक्ट सेलिंग में स्पीड मास्टर के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको क्या स्ट्रेंथ लगती है सर? तो मेरे ख्याल से पार्ट टाइम में जीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको कुछ पैसा लगाना नहीं होता और आप अपना समय को निवेश करके, बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, समय ही धन है, वो चीजें कभी समझ में नहीं आई। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया और अब पार्ट टाइम में बगैर इन्वेस्टमेंट के आप अपना एक कारोबार खड़ा करते हैं, हालांकि जब स्टार्ट करते हैं तो छोटा सा होता है, लेकिन बाद में आप ये एक बहुत बड़े एम्पायर का रूप लेता है। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री का रूप लेता है जो एक कल्पनाओं से परे है। और जैसे केसी सर ने बोला कि एक टाइम के बाद जो है एक इट्स अ सेंस ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस है, आई एम इनटू सोलर आल्सो, आई एम इनटू वाटर ट्रीटमेंट आल्सो, एंड आई एम इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो, है ना, काफी सारे 8-10 हजार पेड़ों का प्लांटेशन वगैरह भी किया है। और इन सब चीजों के साथ जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखता हूं तो ये जो एक सेंस है सिक्योरिटी का, और आप कहे कि एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन है जो दिन बे दिन ग्रो कर रहा है और आपको कुछ भी नया करने के लिए प्रेरित करता है। बिकॉज अब जिन लोगों के पास ये अवेयरनेस है कि वो एक अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए एक बैकअप खड़ा करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका बनता है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। और साथ में जो है, जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ मेरे को लगती है डायरेक्ट सेलिंग की, कि इसके जो प्रोडक्ट्स बहुत शानदार होते हैं, वो मिलावटों से दूर होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज जो भी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, वो प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार है, जबकि बाहर की दुनिया में वो डायरेक्टली जिम्मेदारी वाली बात जो है ना, वो कुछ ऐसी आती नहीं है। तो ये दो जो चीजें हैं, सबके लिए बराबर का मौका। और हेल्थ कॉन्शियस जो प्रोडक्ट्स है, जो शुद्धता है प्रोडक्ट्स की, जो क्वालिटी है और जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छी जो है वो चीज लगती है मेरे को। तो ये दो बहुत स्ट्रेंथ वाली चीजें हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने स्ट्रेंथ बताई। प्रोडक्ट की बात हो रही है, मिलन सर, आप तो एक बहुत बड़ा ब्रांड जो वेलनेस में है, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, तो आपको एक आउटसाइडर होते हुए आपको क्या स्ट्रेंथ लगती है डायरेक्ट सेलिंग में? व्हाट्सएप, जैसा आपने कहा, वैसे हम आउटसाइडर हैं और इनसाइडर भी इस तरह से हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही पूरा न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस होता है। तो बहुत बारीकी से इस चीज को समझा है। जो स्ट्रेंथ है मेरे को सबसे बड़ी ये लगती है कि रॉबर्ट कियोसाकी करके एक बिजनेसमैन है जो कहते थे, ESBI क्वाड्रेंट की बात करते थे कि 4 तरीके से आदमी कमा सकता है, या तो आप एम्प्लॉय होते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या आप बिजनेसमैन होते हैं, या आप इन्वेस्टर होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग अकेली ऐसी चीज है दुनिया में जहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड से शुरू करके बिजनेसमैन बन सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इससे बढ़िया बेहतर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद के बॉस खुद होते हैं और एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एक PhD भी डॉक्टर वशिष्ठ जैसा इसको ज्वाइन कर सकता है और एक पहली फेल आदमी भी इसको ज्वाइन कर सकता है, और दोनों सफल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दोनों को सफलता के उतने ही अवसर हैं। तो ये जो है, ये ब्यूटी लगती है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मुझे। दूसरी बात है कि इसमें, जैसे कदम सर ने कहा कि बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां ट्रेनिंग भी फ्री में देती हैं, तो सीखने को फ्री में मिलता है। तो आपको सिर्फ समय लगाना है, एकमात्र इन्वेस्टमेंट है आपका समय, ना पैसा लगाना है, सीखने को भी आपको फ्री में मिल रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार होती है क्योंकि डायरेक्टली कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, और आप ग्रो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है जो लोग जीरो से शुरू होके एकदम बहुत ऊंचाइयां जिन्होंने हासिल की बिजनेस की। तो ये सारी स्ट्रेंथ्स मुझे नजर आती हैं सर डायरेक्ट सेलिंग। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच।
कोठारी सर, आपका तो बहुत बड़ा तजुर्बा है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, और मुझे लग रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग से ही संभव है। आपको क्या लगता है सर, स्ट्रेंथ डायरेक्ट सेलिंग की जो आपके दिल को छूती है? मैं तो ये कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दुनिया की सारे जितने भी चैलेंज है, दुनिया के किसी भी बिजनेस में कोई भी चैलेंज है या दुनिया में किसी भी लाइफ में कोई भी चैलेंज है तो वो डायरेक्ट सेलिंग से पूरा किया जा सकता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की पहली स्ट्रेंथ आपको बताऊं तो कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया के हर जगह जाओ कोई ना कोई एज रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। आप जब बहुत बड़े पदों पर भी होते राजनीतिक में तो भी आपको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाता है। यानी हर जगह एक एज के बाद आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। दुनिया में हर जगह कैपिटल जो है वो चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए, इसके अंदर कैपिटल आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। दुनिया में सब जगह आप जो भी बिजनेस करते हैं केवल उसी सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं, यहाँ पर आप जीवन के बारे में सीखते हैं, क्योंकि आपको लोगों को हैंडल करने की कला जिस दिन आ जाती है जीवन में आप हर जगह आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कोई लिमिटेड सीट नहीं है, हर जगह जाए तो भाई प्रधानमंत्री एक होगा, राष्ट्रपति एक होगा, या यहाँ पर इतनी सीटें होगी। यहाँ पर कितने भी डायमंड जाओ, कितने भी सफायर जाओ, कितने भी कहीं पर जाओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया के हर बिजनेस में रिस्क होती है, हमारे इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होती है। हर जगह कोई ना कोई एरिया बाउंडेशन होती है, हमारे यहाँ पर कोई एरिया बाउंडेशन नहीं होती है। अगर यूं ओवरऑल हम देखें तो सीखने से लगाकर, एजुकेशन से लगाकर, एज रेस्ट्रिक्शन से लगाकर, ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को दुनिया से अलग, दुनिया के सारे बिजनेस से अलग कर देती है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग की जैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी तक पृथ्वी पर। धन्यवाद। वंडरफुल सर, आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत सारी स्ट्रेंथ हम सब लोगों को बताई, और मैं इसको इस रूप में कंक्लूड करना चाहूंगा। आज के टाइम में हमारे देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको अगर हम देखें तो वो सारी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में उनका सोल्यूशन हमें नजर आता है। जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बातचीत करें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और शायद सबसे ऊपर लेवल पे है कोविड के बाद में। तो ये इंडस्ट्री सबका स्वागत करती है, रोजगार दे सकती है। और देश में एक जो कहीं ना कहीं समस्या है कि लोग कहीं ना कहीं जाति, धर्म, मजहब, भाषा, उन चीजों में जो बटे रहते हैं, सो डायरेक्ट सेलिंग उन सबको, वो जितनी भी एक प्रकार से दीवारें बनी हुई उन दीवारों को गिरा के साथ में लाने का काम करती है। हम लोग बखूबी जानते हैं, हर रोज हम काम करते हैं कि हम लोग ये नहीं देखते किस जात धर्म का है। तो हम लोग बिल्कुल जितना भी हमारा नॉलेज है, विजडम है, जितनी भी हेल्प हम लोग करना चाहते हैं उतनी हम लोग करते हैं। और फिर वो चीजें कहीं ना कहीं जो हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो जो हमारे मिथ बने हुए हैं वो टूटते हैं। तो बेहतरीन ये पॉइंट पे डिस्कशन रहा और निश्चित रूप से हमारे व्यूअर्स को लाभ मिलेगा। तो स्ट्रेंथ तो है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी हैं। वो वीकनेस, कमजोरियां जो हैं वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। और चूंकि आपने तो रिसर्च किया है तो आप बताइए सर, उन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो कमियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग उस मुकाम पे नहीं पहुंची हिंदुस्तान में जहां पहुंचना चाहिए था? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोला वत्स साहब आपने। और जनरली क्या होता है कि एक सबसे बड़ी कमी तो डायरेक्ट सेलिंग की यही है कि जो डायरेक्ट सेलर होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो वीकनेस की तरफ आंखें बंद कर लेता है। वो कभी सोचना नहीं चाहता, वो कभी देखना नहीं चाहता वीकनेसेस को, है ना। और स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन, और मैं भी ऐसा ही था, लेकिन रिसर्च में आपको पता है कि आपको दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। तो उसमें फिर जो सारी दुनिया में लोगों ने बात की है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और जो लोगों ने, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग को वो, जैसा आप बोल रहे हैं, सोशल स्टेटस अभी तक नहीं मिल पाया है। और स्पेशली हिंदुस्तान में, बाकी जैसे यूएस में, चाइना में, जापान, कोरिया में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी अब बन चुकी है इसकी। लेकिन जो एक कारण इसका सबसे बड़ा है, और मैं सिर्फ एक ही कारण आपको बता रहा हूं, और जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे लगता है कल्ट बिहेवियर। कल्ट बिहेवियर का मतलब है आप एक ऐसा बिहेवियर करते हो जैसे एक सेमी रिलीजियस ग्रुप के साथ आदमी जुड़ा होता है। तो आप एक होता है ब्रांड लॉयलिटी, जो कि अच्छी चीज है। एक होती है ब्लाइंड लॉयलिटी, जब आप उसके अलावा कुछ भी देखना सुनना बंद कर देते हो, तो आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करते, कुछ भी अपनी ऑप्शंस बंद कर देते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें की पोटेंशियल होता है और जो बिल्कुल फोकस होके वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे हैं जिनमें उतना पोटेंशियल नहीं होता है, कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं, है ना। और जिनमें वो, सबसे बड़ी बात क्या है, जिनमें वो जीवन मूल्य नहीं होते हैं। उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, और वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और रातों रात अमीर बनने की कल्पना करते हैं, जो कि नहीं होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग किसी भी और बिजनेस के जैसे, बल्कि शायद ज्यादा मेहनत मांगता हो। डायरेक्ट सेलिंग जीवन मूल्यों पे ज्यादा आदमी
फोकस्ड होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जीवन मूल्यों के ऊपर, तभी वो ग्रो करता है। लेकिन कल्ट बिहेवियर के चलते वो आदमी किसी भी और कंपनी के किसी भी और मतलब और तरफ देखता नहीं, अपने अपने जितने भी उसके ऑप्शंस होते हैं लाइफ के उनको बंद कर देता है, पूरी तरह डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी में लग जाता है, काम कुछ नहीं करता है, लेकिन अमीर बनने की चाह रखता है। और आते आते ऐसा होता है कि बहुत सारे समय बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया। दैट इज व्हाट आई। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब। और सच्चाई है सर ये, एक इसको हम लोग वीकनेस भी कहेंगे इंडस्ट्री की। आज हमारे देश में जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे काम कर रही हैं, उनमें से कुछ ही कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, एथिक्स को फॉलो करती हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां सही तरीके से, सही इंटेंशन से काम नहीं करती हैं। और जब नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसको मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो वो गलत जगह अगर जुड़ गया तो इमोशनली अटैच हो जाता है, कल्ट बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं ये सब कुछ सही है। तो वो सोचने की और एनालिसिस करने की जरूरत है उस चीज की। और इसलिए ये जो आज का हमारा डिस्कशन है ये काफी हेल्पफुल रहने वाला उन सब लोगों के लिए। मैं केसी सर आपसे इस बारे में थोड़ा और प्रकाश चाहूंगा कि आप इसके ऊपर में डालिए। वीकनेस क्या लगती है सर? स्ट्रेंथ तो बहुत सारी। देखिए, हाँ बिल्कुल, जैसे कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी है, कोई भी एक बिजनेस है, तो उसमें देखिए जहाँ वीकनेस भी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज होगी उसमें सब कुछ परफेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे एक जो बात है कि कोई भी जब इसको शुरू करता है तो पहले बहुत शुरुआती दौर में उसके पास कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती है, तो इसीलिए लोगों के लिए बिजनेस को शुरू करना एक बड़ा टफ टास्क हो जाती है कि वो इनिशियली सर्वाइव कैसे करें से। और इस वजह से लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यार मेरे को तो पहली बार में मुझे बहुत एक हेल्दी इनकम चाहिए, तो उसको क्योंकि वो इनकम आने में, क्योंकि पैसिव इनकम सिस्टम है, तो वो इनकम आने में एक थोड़ा वक्त लगता है उसको। तो वो हो सकता है मे बी 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर। तो ये जो स्पैम है ये उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो लोग एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इसीलिए केवल अवेल नहीं करते हैं क्योंकि वो शुरुआत में इनकम नहीं दे रही है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको बहुत आगे ग्रोइंग इनकम चाहिए तो इनिशियली तो आपके पास इनकम बड़ी नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ कंपनी बात करती है तो वो थोड़ा सा एक मिसगाइडिंग करती है कि आपको पहली बार में हम बहुत जल्दी इनकम दे रहे हैं। अगर कोई जल्दी इनकम की बात करेगा तो ऑब्वियसली बात है फिर उसका फ्यूचर वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर ग्रोइंग कैसे होगी ऐसे। तो ये एक पहलू है यहाँ पे और बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है शायद। ये इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं ना कि अब बहुत वाइड स्केल पे चले जानी चाहिए, वो अभी बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। क्योंकि हर एक आदमी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मेरी ये क्वालिफिकेशन हो गई है और अब तो बस मेरे पास इनकम बहुत इमीडिएटली चाहिए। जबकि देखा जाए तो इस बिजनेस में वो एक शुरुआत कर रहा है, तो उसके बाद बिजनेस बढ़ता है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट इसका मुझे लगता है जो लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। That's great, wonderful। कदम सर 2 पॉइंट तो हमारे सामने आ गए, कल्ट बिहेवियर आ गया और एक शुरुआत में इनकम कम आती है और लोगों को इमीडिएट इनकम चाहिए, तो वो एक वीकनेस है। आपको क्या लगता है सर, कोई एक पॉइंट जो आपको लगता है कि ये एक बड़ी कमजोरी है डायरेक्ट से? तो यहाँ पर इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए इसको, या अवेयरनेस की कमी कह लीजिए, या उसको भी इतनी चीजें पता नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो भी उसके सामने आता है, यानी कि किसी ने भी आके बोला कि 2 ज्वाइन कराने हैं, 5 ज्वाइन कराने हैं, 5 लोगों को बताना है और कुछ इनकम आएगी, तो वो उसी को डायरेक्ट सेलिंग मान लेता है। मतलब ये लैक ऑफ नॉलेज है, जो अवेयरनेस की कमी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसने उसके ऊपर कोई मंथन नहीं किया है। और हमने पिछले इतने सालों में बहुत बार देखा है, कई लोगों को बोला भाई आप जो है इतने दिन से काम कर रहे हो, आपको प्लान के बारे में कुछ मालूम है क्या, इनकम कैसे आती है, या इसको रिटेल कैसे करना है, या आगे किसी को कैसे बताना है, आपको इसके बारे में मालूम है क्या, या इसको ये वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है या ये बुकलेट है आप इसको पढ़ लीजिए। तो बहुत लोगों का जवाब आता है, मतलब कि नहीं जीजा ने बताया, हमें जीजा पे पूरा भरोसा है, या साले ने बताया, साले पे पूरा भरोसा है, राइट। मैं कहा अगर जीजा को ही नहीं मालूम है तो तेरे को कैसे पता चलेगा क्या मालूम है, कि नहीं हमको उन पर भरोसा, जो वो बोले हम तो वही करते हैं, राइट। अब थोड़े दिन बाद जीजा साला छोड़ देता है तो वो भी छोड़ देता है। उसने ज्वाइन क्यों किया और उसने छोड़ा क्यों, उसको खुद नहीं पता होता, राइट। और इन द मीन टाइम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जैसे ही कोई उसको सामने आता है, एक बचपन में, फिर मैं वापस जा रहा हूँ स्कूल में हम पढ़ते थे लालच बुरी बला है, लोगों को एक रात में चाहिए, और ये आदि काल से, जब से धरती बनी है तब से इसका कोई तोड़ है नहीं। जैसे लालच सामने आता है आदमी अंधा हो जाता है। तो वो बिजनेस खड़ा करने चला है,
अब बिजनेस जहां पे जुड़ गया तो उस आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो एक एक ईंट जोड़ जोड़ के उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई हैं, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े हैं। और किसी भी फैक्ट्री का स्टार्ट होने से लेके उसका प्रोडक्शन या उसका आरओआई मीट आउट होने से ये गैप रहता है, 5-7 साल का गैप रहता है, तब जाके वो एस्टेब्लिशमेंट की ओर जाता है, एक बड़ा ब्रांड बनता है। तो उनको एक ही रात में पैसा भी चाहिए और एक ही रात में ब्रांडिंग भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है ना इसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अब यहाँ पे धैर्य में कन्वर्ट हो जाता है, तो इम्पेशंस बन जाता है। तो वो उसको बस येन केन परक्रेन। तो जो आदमी थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा किताबें पढ़ लेता है, वो इस वीकनेस से बच पाता है, वरना वो इसका शिकार हो जाता है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट सर। आपने कमजोरी भी बताई और उस कमजोरी का समाधान भी बताया कि नॉलेज लेके कैसे उस कमजोरी को हम लोग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिलन सर, आपको डायरेक्ट सेलिंग में देखिए स्ट्रेंथ तो बहुत सारी, अगर हम प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक बातचीत करें, एक कहीं ना कहीं लॉयल कस्टमर मिलते हैं, लेकिन वीकनेस क्या लगती है? तो देखिए सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस किसी भी चीज में क्या होता है कि चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें सेलिंग शब्द जुड़ा हुआ है, जिसको कि कई लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको थोड़ा सा एक शर्म कह लीजिए या झिझक रहती है सेलिंग करने में, पर वो पार्ट बन जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कदम सिंह ने बताया, लोग पार्ट बन जाते हैं किसी को देख के, बिना पूरी नॉलेज लिए, बिना पूरी चीजों को समझे, और उसके बाद वो सेलिंग चूंकि नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग का ब्यूटी ये है कि दोनों चीजें हैं इसमें, लिवरेज है नेटवर्क के कारण और खुद की मेहनत से आप ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन वो खुद की मेहनत आदमी, क्योंकि जब खुद का बॉस होता है तो डिसिप्लिन अगर आप में कम है, क्योंकि और कोई आपको बताने वाला आपके अपलाइन है, लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और डिसिप्लिन अगर आप में नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं आएगी, अर्निंग नहीं आएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वीकनेस जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मुझे लगती है वो ये है कि आदमी खुद पे डिसिप्लिन नहीं रख पाता, सेलिंग के एंगल को समझ नहीं पाता, और पूरी बिना जानकारी लिए आने के कारण फिर आगे नहीं बढ़ पाता, और फिर जो गलत चीजें होने लगती हैं, जो कदम सर और केसी सर ने भी कहा, उसके कारण फिर वो पूरी इंडस्ट्री के लिए बदनामी का कारण बनता है कि भाई इसमें कुछ होता नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, ओवरनाइट रोम वाज नेवर बिल्ट इन अ डे, सो एफर्ट करना पड़ेगा। और जैसे स्ट्रेंथ बता समय मैंने कहा था कि ये बिजनेस है, और बिजनेस कदम सर ने बताया ईट बाय ईट बनता है, बिजनेस के लिए समय लगता है, एक दिन में नहीं बनता है, ये लोग भूल जाते हैं सब। तो ये वीकनेस को अगर आदमी पार नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, वो कहने को तो ये कहते हैं कि हम लोग 2 साल से और 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो गप्पे मार के और गोलगप्पे खा के घर पे आ जाते हैं। तो वो अगर उस डिसिप्लिन से, जैसे जॉब पे जाते हैं ना हम लोग कि 8 घंटे तो काम करने ही करने हैं, तो उस तरीके से अगर वो एक डिसिप्लिन बना के रखें तो वो बहुत अच्छी उपलब्धि ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोठारी सर, लास्ट में मैं आपसे आना चाहूंगा कंक्लूजन। आप बेहतरीन तरीके से आपने स्ट्रेंथ का किया, वीकनेस का कंक्लूजन हम आपसे चाहेंगे। क्या वीकनेस लगती है सर? सोशल जो सामाजिक मान्यता उसकी बात चल रही थी, और सामाजिक मान्यता अभी पूरी नहीं होने की वजह से क्या होता है, एज ए कैरियर कोई भी आदमी इस बिजनेस को नहीं लेता। जब कोई आदमी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या अपनी कोई डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद वो पहले हाथ पैर मारता है, और हाथ पैर इधर उधर मारने के बाद सेकंड प्रायोरिटी में वो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है। और जब वो सेकंड प्रायोरिटी में डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है, तब तक वो 2-3 साल अपने कैरियर को बनाने में निकाल चुका होता है, और फिर वो सीधी उस इनकम पर पहुंचना चाहता है जहां से उसने वहां पर खत्म किया, जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। अगर डायरेक्ट सेलिंग को कोई भी आदमी एज ए कैरियर इनिशियल रूप से चालू करे, तो जिस तरह से प्रोग्रेस है उससे 5 गुना ज्यादा प्रोग्रेस जो नौकरी और बिजनेस में आएगी उससे 5 गुना ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पर एज ए कैरियर कोई आदमी लेता नहीं। जिस दिन जब सामाजिक मान्यता मिली, एज ए कैरियर लेना चालू किया, तो सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। शुरुआत में एमएलएम को लेकर झिझक इसलिए रहती है क्योंकि सामाजिक मान्यता नहीं है, लोगों ने पहले कुछ देखा नहीं है, लोगों जो हमारे पेरेंट्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनको कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और अभी वशिष्ठ साहब ने बताया कि अभी कोर्स चालू हुए हैं, तो अब ये शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर। आने वाले समय में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि कोई एज ए कैरियर लेता नहीं और सेकेंडरी बिजनेस के रूप में लेता है। सेकेंडरी बिजनेस में लेकर नंबर जो पहला बिजनेस उससे ज्यादा इनकम कमाना चाहता है, जबकि उसमें टाइम देना जरूरी होता है। और एज ए कैरियर जिस दिन लोग बाग लेंगे, इसके अंदर भी वही स्ट्रेंथ आएगी। थैंक यू। हम SWOT के तीसरे पॉइंट पे आते हैं डॉक्टर साहब, और तीसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटी। हिंदुस्तान में क्या आप भविष्य देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का?
क्या अपॉर्चुनिटी है एक यूथ के पास में डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और क्या अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं? लेकिन हिंदुस्तान में स्पेसिफिकली डायरेक्ट सेलिंग के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई गट फीलिंग से बोल रहा हूं, मतलब सारी रिसर्च इसके ऊपर बोलती है। अभी हमने एक वेबिनार किया था जिसमें कि दुनिया भर से WFDSA के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो उन्होंने सभी ने ये बोला कि इस समय अगर कोई जगह है जहां पर कि डायरेक्ट सेलिंग में एक्सप्लोजन होना है, बूम आना है, तो वो हिंदुस्तान है। वर्ल्ड ओवर अगर हम बात करें 200 बिलियन के आसपास $150 बिलियन की इंडस्ट्री है, और उसमें से अगर हम ये देखें तो तकरीबन 35% जो बिजनेस है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की, 2 से 2.5 लाख करोड़ की जो सेल है, वो सिर्फ चाइना और यूएस कर रहा है दोनों। और हिंदुस्तान की बात करें तो अभी 17,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हिंदुस्तान का है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो हम चाइना के ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, मतलब ऑफिशियली शायद इक्वल नहीं होंगे, अनऑफिशियली तो इक्वल होंगे 100%, राइट। और यूएस तो हमसे 25% पॉपुलेशन लेके बैठा है। यूएस में 30-32 हजार करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसके साथ वो लोग कितना कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं आपका 2.5 लाख करोड़। हिंदुस्तान कर रहा है 17,000 करोड़, 130 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज तो ट्रिमेंडस है, पोटेंशियल ट्रिमेंडस है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां पर है? और हम हमेशा ये मानते हैं, मेरा ये बड़ा मानना है, जैसा हमारी पहले भी बात हुई थी, कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग उस जगह पे नहीं पहुंच पाई जहां वो पहुंचनी चाहिए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, और सिंगल एक ही कारण है, दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोगों को समझ नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, जो अच्छा जो एक तबका है। और जैसा पहले स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में भी हमने बात की कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है ना, इसलिए कैसे भी लोग आते हैं। ये स्ट्रेंथ भी है, ये वीकनेस भी है, राइट। लेकिन अभी तक हम कहां पर पहुंच रहे हैं? अभी तक हम जो हमारी पैथ है डायरेक्ट सेलिंग की, वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास में है। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जो एक अपर मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है, उसमें अभी तक हमारी पैठ बन नहीं पाई है ना। और क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, लोग फिर भी इसको ऐसे ही समझते हैं कि दिस इज अ स्कीम, और ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, और उनको एक्चुअल में इसका पोटेंशियल नहीं पता, उनको एक्चुअल में इसके क्रेडेंशियल्स नहीं पता है इस इंडस्ट्री में। तो इसीलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन ये बिजनेस अपर क्लास, हायर मिडिल क्लास में पहुंच जाएगा, उस दिन ये बिजनेस ऐसे एक्सप्लोर करेगा। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम वही है। एक यूथ जो है, एक जो यंग बच्चा है, जो बीकॉम कर रहा है, जो एमबीए कर रहा है, उसको ये समझ आएगी कि डायरेक्ट सेलिंग स्कीम नहीं है भाई, ये एक प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है, जिसमें कि किसी भी बिजनेस की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, सेल के ऊपर पैसा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिवॉर्ड्स अनलिमिटेड है। आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकोगे। और डायरेक्ट सेलिंग एक एंटरप्रेन्योरल, अगर किसी ने माइंडसेट रखता है, कोई एंटरप्रेन्योरल अगर कोई जर्नी करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरल स्टार्ट करना चाहता है कोई वेंचर में, तो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। हमारा एक जो कल्चर है, ये थोड़ा सा समय लेता है बनते हुए, लेकिन जिस दिन बन जाएगा, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान टॉप 5 कंट्री नहीं रहेगी। ये मैं आपको 100% बता सकता हूं। मेरा दिल तो ये कहता है कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनेगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वंडरफुल डॉक्टर साहब। और हिंदुस्तान का इतिहास ये बताता है कि हिंदुस्तानी व्यक्ति या तो किसी काम को करता नहीं है, और जो करता है तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाता है। तो वो इतिहास हमारा बताता है, चाहे हमने कंप्यूटर को नहीं स्वीकारा हो, लेकिन स्वीकारा तो हम लोग आज बड़ा मार्केट है, या मोबाइल की हम बातचीत करें, तो उम्मीद करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा होगा। केसी सर, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज लगती हैं? देखिए, जहां तक अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, तो जब भी कोई वैकेंसीज की हम बात आती है, तो वहां ये होता है कि लिमिटेड सीट्स होती है। अगर कोई भी सेगमेंट है, क्योंकि रेलवे में इतने सारे वैकेंसीज है, या एजुकेशन में इतनी वैकेंसीज है, लेकिन यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मतलब कभी ये पॉइंट आता ही नहीं है कि कितनी वैकेंसीज है। मतलब एक तरह से 100% पूरा का पूरा मार्केट ओपन है, तो कभी भी चाहे कहीं भी हो। और अगर दूसरा एक और पहलू पे अगर बात करते हैं, कोई पर्सन जो है कोई विलेज में रहता है, तो उसको माइग्रेट होने की जरूरत नहीं कि उसको शहर आना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी अगर काम करेगा तो उसको उस शहर जाना होता है, तो शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और फिर कहीं ना कहीं वो बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, तो कर नहीं पाते ऐसे। लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सन, वो चाहे बड़े शहरों में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और एक और जो पॉइंट है इसमें, कि अगर उसका एकेडमिक नॉलेज कम है, अब देखिए आज क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का एकेडमिक नॉलेज बहुत कम है, बहुत वीक है,
तो ऐसे में आज अगर 90% से ज्यादा लोग तो नॉन ग्रेजुएट हमारे इंडिया में है, तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी ठीक से किसी के पास हो जाना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए लोगों को बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, वो लेबोरियस वर्क करते हैं और बहुत लाइफ को बहुत ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर नॉन एकेडमिक नॉलेज के साथ भी अगर काम को शुरू करता है, तो क्योंकि यहाँ पे नॉलेज उसको यहाँ आने के बाद यहाँ से शुरू हो जाती है। बाकी इंडस्ट्री में उसको बिना एक्सपर्टीज के वो काम ही नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे तो आने के बाद वो न्यूली बोर्न बेबी के जैसे काम करता है और साथ में पैरेलली सीखता रहता है। तो इसलिए उसके लिए ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं कि भी मेरे पास वो काम में नॉलेज नहीं है तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा, वो काम कर पाता है। और अगर इसको कंक्लूड में करता हूं तो 100% पॉपुलेशन, और अगर इस बात को अगर ऐसे देखा जाए तो आज जैसे कोरोना का पीरियड है तो बहुत सारे लोगों के पास एक जॉबलेस हो गए वो, या बिजनेस उनके कॉलेप्स हो गए। तो ऐसे में ये एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, अगर सबको इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो सबकी रेमेडी हो जाती है। यही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई चैलेंज ही नहीं मतलब है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ा पहलू है। डॉक्टर साहब ने जैसा कि बोला कि इंडिया इज द नंबर 1 व्हाई बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और ये डेफिनेटली है क्योंकि इंडिया पर इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को कैरी ऑन करना कोई आसान काम नहीं है, तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकता है। ये जो इतनी सारी पॉपुलेशन है ये हमारी बहुत पावर बन सकती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बखूबी आपने बताया कि ये इंडस्ट्री बाहें फैला के सबका स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। कदम सर, आपको क्या लगता है और क्या अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में है डायरेक्ट सेलिंग में? सर देखिए, डॉक्टर वशिष्ठ जी और केसी सर ने जो बताया मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और सरकार भी जो है वो मुंह धो के बैठी हुई है उम्मीद से, और कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और मंत्री जो भी ओहदे पे हैं, उनके कई स्पीचेस जो है पिछले दिनों सुने होंगे काफी लोगों ने, कि करीबन अगले 4-5 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री देगी, ऐसी उम्मीद वो लेके बैठे हुए हैं कि सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट आएगा वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आएगा। ये मतलब उम्मीद भी है और आंकड़े भी दर्शाते हैं, और क्या बोलते हैं, जो जो ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी ये आंकड़े को देखेंगे कि हम मीट आउट करते हुए निकल जाएंगे, ये होगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक अलग अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा मौका है कि आप इसको लॉजिकली आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए। बेशक एक साल जो है जहां पर भी आपके मेंटर्स रहते हैं उनके आसपास इस बिजनेस को सीखिए, बिल्ड कीजिए। बिल्ड करने के लिए आप कहीं जा सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अपने गांव में बैठे हुए ही इस बिजनेस को पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। तो एक तो ये प्लान रोकने के लिए मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के एंगल से। और जो शहरों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इतने पुल बनाओ, इतने ये करो, इतने ये करो, दुनिया भर की जो चीज, और गांव के गांव जो खाली होते जा रहे हैं, तो हम अपने जो टैलेंट है वो गांव में। अब तीसरा जो इसमें चीज निकल के आती है कि जिसने डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस को बिल्ड कर लिया और सक्सेसफुल हो गया, उसको शहर की जरूरत ही नहीं है, वो अपने गांव वापस जाए, गांव के लोगों को पढ़ाए लिखाए, वहां पर जो इंफ्रा डेवलप करे और उनको सिखाए। तो जिन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बन चुका है और बड़े लेवल पे जा चुके हैं, वो बड़े आराम से दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे वो गांव में छोटे से छोटे गांव में जाएंगे भी तो भी उनके बिजनेस पे, व्यापार पे, यानी कि अपने माँ बाप के पास वापस लौट सकता है अगर वो गांव में रहते हैं, और उनकी सेवा देखभाल और समाज की सेवा कर सकता है वो अपने गांव में रह के। तो ये भी बड़ी मिरेकलस चीज हो सकती है। वंडरफुल सर, आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग देश हित के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देश की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है, और धीरे धीरे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस चीज को धीरे धीरे समझ रहे हैं, और गाइडलाइन पहले आ गई थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, रूलिंग बनने का बात चल रहा है, और उम्मीद हम कर रहे हैं सितंबर में या एटलीस्ट अक्टूबर के लास्ट तक वो हमारे पास में आ जाएगी। मिलन सर, आपको क्या अपॉर्चुनिटी लगती है एज ए सीईओ? सर, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे ये लगती है कि एक ग्लोबल रिसर्च है जो कहती है कि 57% कंज्यूमर्स ऑलवेज वांट टू बाय थ्रू अ रेफरेंस, यानी कि वो चाहते हैं कि कोई दूसरा जो उनकी चॉइस है उसको सपोर्ट करे या उनको रेफर करे, तभी वो खरीदते हैं। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि व्यक्ति एक विश्वास चाहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है।
तो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो अगर अपने सर्कल में जो प्रोडक्ट वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, जिनको खुद को उन पे भरोसा है, वो रेफर कर सकते हैं, वो बता सकते हैं और उसको माना जाएगा। जैसे बच्चा अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपको बताता है कि नहीं आप ये न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लीजिए, मैं भी लेता हूं, तो शायद आप आसानी से मानेंगे रादर की कोई एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो उसके कारण जो है इसको एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, क्योंकि लोग रेफरेंस चाहते हैं, लोग कंफर्ट चाहते हैं कि मेरे को कोई जानने वाला ऐसा है जो इस प्रोडक्ट को यूज कर चुका है और वो मुझे बता रहा है। और वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में संभव है। डायरेक्ट सेलिंग में वो करने से आदमी की अर्निंग भी होगी और उस प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर पाएगा। तो बाकी सारे पॉइंट तो पैनलिस्ट सारे हमारे कवर कर चुके हैं। मुझे लगा कि ये जो एक पॉइंट है इसको लोग अगर ध्यान में ले लें कि हम रेफर करें अच्छे प्रोडक्ट खुद यूज करके, फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज भी। दैट्स ग्रेट सर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने, स्पेशली जो सेलिंग ज्यादा करना चाह रहे हैं उनके लिए आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि किस प्रकार आप प्रोडक्ट को यूज करके और उसको लोगों को बता सकते हैं। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है एक्चुअली सेलिंग की, अगर हम बातचीत करें, जो पहले प्रॉपर एजुकेट करती है। ये कहती नहीं कि भाई थैले में सामान लो और निकलो, पहले एजुकेट करती है, ट्रेनिंग देती है और रेगुलर उनको अपडेट करती रहती है। सो ये एक बहुत खूबसूरत पहलू है इस इंडस्ट्री का। और तो भाई सर, एक ही चीज, इसमें रेफर करने से आपको भी इनकम होती है। समझो आज आपने किसी को मर्सिडीज रेफर की तो आपको क्या मिलने वाला है, लेकिन जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट रेफर करते हैं तो सामने वाले को भी फायदा है, कंज्यूमर को अच्छी चीज उससे मिल रही है और आपको कुछ अर्निंग हो रही है। तो एकदम विन विन सिचुएशन है सर। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। कोठारी सर, आपको क्या और अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? वैसे तो क्या है कि आप सब लोगों ने बोल दिया और सब इतने जो लर्नेड या इतने विद्वान लोगों ने बोल दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मौके पर जो चौका लगा देता है वही वास्तव में विजेता होता है, नाम उसी का लिया जाता है। अपॉर्चुनिटी सभी के पास होती है, हर क्षेत्र में होती है, लेकिन जो सही समय पर सही काम कर लेता है वही आदमी आगे जाकर टॉप पर जाता है। हर चीज की 3 स्टेज होती है आगे बढ़ने की। सबसे पहले कोई भी नई चीज आती है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं। दूसरे नंबर पे हम उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग उसके लिए खराब कहते हैं। और तीसरी चीज पर आती है एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो लोग बाग उसे करने लग जाते हैं और फिर उसका नाम भी वहां पर हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पर अभी ये हम मिडिल स्टेज पे चल रहे हैं। 20 साल 25 साल हमारे को नेटवर्किंग में हो गए और अब ऐसा स्थिति आ गई कि कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं और कुछ लोग अभी भी खराब बोल रहे हैं। जैसा पहले बताया पैनलिस्ट ने कि जो मिडिल क्लास तक जो लोग हैं वो अभी अच्छा कहने लग गए हैं, लेकिन अपर क्लास के लोग अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हम एकदम किनारे पे खड़े हैं। आने वाले समय में इसे एक्सेप्ट करना मजबूरी है, सरकार की भी मजबूरी है, हर इंसान की भी मजबूरी है। न तो इतने सारे रोजगार बचे हैं सरकार के पास और न ही इतना सारा कुछ काम बचा हुआ है। यानी आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का ही काम सबसे टॉप पर जाने वाला है। ये सही अपॉर्चुनिटी है और यहां पर जो लोग मौके पर चौका लगा देंगे, ये ठीक उसी तरह होगा वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर में जब लास्ट रन चाहिए थे तो छक्का लगा दिया। तो ये आने वाले जो 5 साल है, गोल्डन पीरियड है। इन 5 साल के अंदर जो लोग आएंगे उन्हीं का नाम देखिए टॉप लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समअप किया। और जहां से डॉक्टर साहब ने शुरुआत की थी कुछ डाटाज के साथ में, मैं भी डाटाज के साथ कंक्लूड करना चाहता हूं अपॉर्चुनिटी का। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने 1 जुलाई 2020 को डाटाज शेयर किए हैं। 2019 के डाटा हैं पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री के। तो उन ग्लोबल इंडस्ट्रीज के डाटाज में अगर हम लोग देखें, जो $1,90,000 मिलियन की जो इंडस्ट्री है उसमें से सबसे बड़ा पार्ट है अमेरिका का। और मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर दिखाना चाहता हूं और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका का जो टर्नओवर रहा वो रहा $35,210 मिलियन का और इंडिया का रहा $2,477 मिलियन का। पॉपुलेशन की अगर हम बातचीत करें तो अमेरिका की पॉपुलेशन 331 मिलियन है और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1,366 मिलियन है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, पर पर्सन वॉल्यूम मैंने निकाला और निकाल के मैंने ये पाया कि यूएस अमेरिका हमारे से 58 टाइम्स ज्यादा बिजनेस कर रहा है। तो इतनी बड़ी संभावनाएं सीधी सीधी हमें दिखती हैं। और कोठारी सर ने कहा कि मौके पे जो चौका लगा देता है वही उसी का नाम होता है, उसी को मैन ऑफ द मैच मिलता है और उसी को वर्षों तक जाना जाता है। वंडरफुल सर। हम लास्ट पार्ट में आते हैं और लास्ट पार्ट है सर थोड़ा डरावना है, थ्रेट्स। डर क्या है? ये सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन क्या क्या डर लगता है डायरेक्ट सेलिंग में?
थोड़ा सा जो थ्रेट की बात है, आपको मैं, हो सकता है आपको थोड़ा अचंभा भी हो इससे, लेकिन जहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग के एक प्रॉपर लॉ बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ये पोंजी स्कीम्स और ये जो कुछ भी फ्रॉडुलेंट ये चीजें हैं ये खत्म हो जाती हैं। तो कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जब एक डेडिकेटेड लॉ बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उनको लगता है कि और कोई लॉ उसको गवर्न नहीं कर रहा है। जैसे अभी जो प्राइस में वो मनी एंड सर्कुलेशन एक्ट होता है, उसमें उससे फिर भी लोग डरते हैं थोड़ा, लेकिन फिर लोगों, हिंदुस्तान में आपको पता है लोग मैनिपुलेट करने में बड़े तेज हैं। तो जैसे ही कुछ भी लॉ बनता है तो वो उसके अराउंड कुछ ना कुछ बना लेते हैं, और क्योंकि एक ही लॉ गवर्न कर रहा होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो हो सकता है कि कुछ चीजें ये फिर भी रहे या हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए। तो हमें तो ये फोकस करना है कि हम अपने सही रास्ते पे चलते रहे। हमें पता होना चाहिए हम सही कर रहे हैं, और अगर हम सही कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमारे रास्ते पे नहीं आती। थ्रेट की अगर बात करें, एक ही दुश्मन है डायरेक्ट सेलिंग का, और वो डायरेक्ट सेलिंग खुद ही है, राइट। और हमेशा आप ये देखना कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बोलते हैं, वो एक व्यक्ति दूसरी कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी के बारे में बुरा बोल के मेरी कंपनी अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब हम हमेशा ये बात करते हैं कि यू कैन नॉट विन एप्रिसिएशन बाय क्रिटिसाइजिंग अदर्स, टू विन एप्रिसिएशन यू हैव टू एप्रिशिएट। जिस दिन, और उसी में कल्ट बिहेवियर का भी एक थोड़ा सा रूप आता है कि एक व्यक्ति को लगता है जब वो किसी कंपनी के साथ जुड़ता है, उसको लगता है यार इसके अलावा कुछ नहीं है, वो दूसरी कंपनियों को बुरा बोलना शुरू कर देता है, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं केकड़ों की तरह है जो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, और वो चढ़ने नहीं देते किसी को भी। आप देखना बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और उनमें पता नहीं कितने कितने व्यूज हैं, कितने लाखों लोग उसको देख रहे हैं। अब आपको मैं बता, मतलब मैंने इसके ऊपर रिसर्च तो नहीं किया, करूंगा जरूर, लेकिन वैसे मैं आपको बता सकता हूं, ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि 98% लोग जो उन चैनल्स को देख रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में किसी एक कंपनी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, 98% लोग डायरेक्ट सेलिंग के ही लोग हैं। या तो उसी कंपनी के लोग देख रहे हैं, या फिर जो उस कंपनी से चिढ़ते हैं लोग वो देख रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही है। ये एक थ्रेट है। ये एक इस तरीके से है कि अगर सिविल वॉर हो किसी कंट्री में तो वो ग्रो नहीं कर सकती। ग्रो कौन कंट्री करेगी? जहां कम से कम पहले लोगों में तो एकता हो। तो अगर हमारी ये एक ऐसा समय है जब पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ फ्रेटर्निटी इकट्ठा होने की जरूरत है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से चलती है वो कोई भी बुरी नहीं है। किसी को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी कंपनी पे फोकस करो, ग्रो करो, और दूसरी कंपनियों को अच्छा बोलो। तो अगर हम इस चीज को हम थोड़ा सा किनारे कर पाए तो हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से, जैसा सभी लोग बोल रहे हैं, कोठारी जी भी बोल रहे हैं कि इतनी तेजी से हमारी ग्रोथ होगी कि मतलब पूरी दुनिया हैरान रहेगी। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो फिर उस देश को कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां सिविल वॉर है उस देश को कभी ग्रोथ नहीं हुई। तो हमें दिस इज द टाइम वी स्टैंड टुगेदर। हम इकट्ठे होके इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट करें। कंपनी को प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी कंपनियों को डिमोट करना गलत बात है। दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब, आपने हमें डराया भी और उस डर का समाधान भी साथ में बताया कि कैसे हम उस डर से बाहर आ सकते हैं। केसी सर, आपको कौन सी चीज डराती है कि ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये वाला पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज जो बना हुआ है अभी आज भी, कि जो गलत कंपनियां जो काम करती है, और क्योंकि यहाँ पे बड़ा आसानी से बहुत मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाता है कोई, बहुत जल्दी से। क्योंकि लालच जो है ना वो एक ऐसी चीज होती है कि किसी को बड़ा अट्रैक्ट करता है, और उसका फायदा उठा के कंपनीज और बाकी जो लोग हैं वो लोगों को मिसगाइड करते हैं और उस तरह से लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो इससे एक जो बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो कोई भी आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो उसका फिर फ्यूचर मतलब उसका करियर पूरा कॉलेप्स हो जाता है, क्योंकि गलत तरीके पे उसने अपना काम को बढ़ा दिया। तो सही काम करने की फिर उसके पास पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक उससे निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो तो एकदम हिप्नोटाइज हो चुका है कि बस मैं तो बहुत जल्दी ऐसा रातों रात में पैसा बना लूंगा। और फिर वो 1 साल 2 साल या अपना लाइफ का जो भी कोई टाइम दे देता है, उसके बाद वो इस बिजनेस के प्रति इतना नेगेटिव हो चुका होता है कि फिर वो कभी भी तो इतना खूबसूरत बिजनेस जो है उसके हाथ से चला गया। दूसरा एक पहलू और भी है कि क्योंकि जो एक सोशल इमेज है, वो सोशल इमेज एकदम खराब हो जाती है कि यार ये तो स्कीम्स है। तो एक इतने अच्छे बिजनेस की जो एक रॉयल्टी इनकम दे रहा है, एक आपको सिंगर जैसी एक इनकम दे रहा है, उसकी इमेज क्या हो गई कि स्कीम है। मतलब आप सोचिए कि जो आदमी कोई काम करके मेहनत से अपने टैलेंट से जो आदमी
अपने आप को ग्रो कर रहा है और मेरे ख्याल से मल्टी टैलेंट यहाँ पे काम करते हैं, उसको भी अगर कोई आदमी अगर खराब समझ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन तो सेम जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी इंडस्ट्री बनती जा रही है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पे हम लोग जो समाज को है वो इनवाइट नहीं कर पाते हैं। तीसरा एक पहलू और भी आता है, क्योंकि अगर जब तक हम लोग गवर्नमेंट्स के तरफ से इसके लिए पूरी प्रॉपर पॉलिसीज लाना, इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस और प्रॉपरली लॉज वगैरह वो क्यों अप्लाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में, सबके दिमाग में यार ये कुछ ये तुम्हारे बड़ा गलत सा काम है। तो वो इसको जब देखेंगे गलत एंगल से, तो इसके ऊपर जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आज 5, 7, 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है जो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की अवेयरनेस ही नहीं है, उसके ऊपर उसको बहुत सेकेंडरी काउंट किया हुआ है ड्यू टू, क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा पहलू है कि यहाँ पे लोग जो है मतलब कहते हैं ना कि जो मैनिपुलेशन बहुत जल्दी से कर लेते हैं और स्कीम्स बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। मेरा एक 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो 20 साल में मैंने कंपनीज को चलते हुए देखा, उनकी संख्या बहुत कम है, लिमिटेड कंपनीज है जिन्होंने काम किया, आज भी काम करती है, स्ट्रेंथ है और ग्रो कर रही है, लेकिन लाखों कंपनियों को बंद होते हुए देखा। जो चलते हुए देखा वो तो गिनती की है, उनको तो टिप्स पे गिन सकते हैं, लेकिन बंद होते हुए लाखों कंपनियों को देखा। और उसके बाद भी मतलब आप देखिए, उसके बाद भी आज भी सेम उसी तरह की नई नई कंपनी आती है, आज भी इतना सब कुछ होने के बाद लोग उसी तरह की कंपनियों में चले जाते हैं। ये एक बड़ा फियर है, मतलब बहुत बहुत बड़ा ये पॉइंट है यहाँ पे। दैट्स ग्रेट। ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज है कि कंपनियां सक्सेस कम हो रही हैं और फेल ज्यादा हो रही हैं, और फेल होने के अपने अपने कारण हैं। कदम सर, आपको क्या डर सताता है? इतना सब कुछ है, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। देखो सर, टॉपिक बड़ा मजेदार है। थ्रेट्स जो है वो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि थ्रेट्स कभी भी आती नहीं है बाहर से, ये एक आदमी अपने लिए खुद ही पैदा कर लेता है। जब भी कोई आदमी समय के हिसाब से नहीं बदलेगा तो अपने लिए खुद ही थ्रेट हो जाएगा। इसको दो एंगल से देखते हैं हम। जैसे डॉक्टर वशिष्ठ जी ने बताया कि जब लोग दूसरी कंपनी की बुराई करते हैं तो बुराई करते हैं तो वो बाहर से थ्रेट नहीं है, वो अपने लिए खुद ही थ्रेट पैदा कर रहा है। अब जो वो खुद के लिए थ्रेट पैदा कर रहा है तो हर आदमी में इतनी ताकत है, 10, 20, 50 लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, वो दुनिया के किसी भी ग्रह पे रहता हो, कहीं पर भी रहता हो। और जैसे मिलिंद सरोटे सर ने बताया कि लोग रेफरेंस चाहते हैं, मतलब रेफरेंस, बिजनेस रेफरेंस का है तो कोई भी चीज है वो रेफरेंस से फैलती है। तो थ्रेट जो वो कर रहा है, वो किसी की बुराई कर रहा है या वो कोई नई कंपनी उसके पास कोई लालच लेके आती है तो उसको भी तो स्प्रेड कर रहा है वो, तो थ्रेट तो वो खुद ही है। और दूसरा, इस बिजनेस के बारे में हम बरसों से बात करते आ रहे हैं कि भाई कोई फुल टाइम करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसको पार्ट टाइम बिल्ड करना चाहे तो हर आदमी बिल्ड कर सकता है, क्योंकि हर एक के पास देखिए 52 दिन इतवार के दिन है, संडे के दिन है, 52 दिन त्योहार है, कुछ इलेक्शन की छुट्टियां हैं, तो साल में 100-150 दिन की छुट्टियां हैं, राइट। अपने देश में बहुत सारी छुट्टियों की भरमार है। अब लोग ढूंढ क्या रहे हैं? छुट्टियां। तो जिंदगी में मिलेंगी क्या? जो ढूंढेगा वो मिलेगा। अब जो छुट्टी के दिन काम ढूंढ रहा है तो काम ढूंढ रहा है तो मिलेगा क्या? पैसा। तो जो ढूंढने गया है वही मिलेगा। अब जो काम ढूंढने गया तो उसने थ्रेट को खत्म कर दिया, जो ढूंढ ही नहीं रहा उसने थ्रेट को आगे बढ़ावा दे दिया। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब जो समय को काम में नहीं लेगा, एक दिन समय उसको अपने हिसाब से काम में ले लेगा, ये सबसे बड़ी थ्रेट है। और डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है समय को काम में ले ले और पार्ट टाइम इसको आप बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है अपने समय को काम में ले लेना। अब ये आदमी के ऊपर भी लागू है, देश के ऊपर भी लागू है, कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके ऊपर भी लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बहुत डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच। मिलन सर, आपको क्या डर लगता है डायरेक्ट सेलिंग में? बस ये प्रॉब्लम है सर। मैं डॉक्टर साहब ने जो चीज कही कि हम ये इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं खुद के लिए थ्रेट है, और वो वही पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि बाकी अपॉर्चुनिटीज की जब बात होती है ना, लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स बढ़ रहा है इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को थ्रेट है। नहीं, क्योंकि उस सबका एक लिमिटेशन है। आज यूएस जैसा देश जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, वहां पे ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन सिर्फ 7% है, लेकिन हमने देखा कि $35 बिलियन, 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। सो थ्रेट जो है वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते हैं, अगर कुछ लोग वो खुद के लिए हम थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, या जहां पे हम ही खुद की बुराई कर रहे हैं, तो ये चीज थोड़ा रिपीटिशन हो गया। लेकिन यही मुझे थ्रेट लगता है, अगर हम ये सब नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं सोचेंगे, अनइथिकल नहीं कोई काम करेंगे,
तो मेरे को हार्डली कोई थ्रेट नजर आती है सर्विस इंडस्ट्री। यही दो मेजर चीजें हैं। परस्यूड थ्रेट जरूर है, इंटरनेट और ई कॉमर्स मार्केटिंग, वो परस्यूड थ्रेट है, एक्चुअल थ्रेट्स नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच। कोठारी सर, आपने स्ट्रेंथ बहुत लंबी एक लिस्ट बताई थी, क्या थ्रेट्स की भी इतनी लंबी लिस्ट है? नहीं, थ्रेड की ज्यादा लिस्ट बनाने की जिससे जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पैनलिस्ट ने पूरा डिटेल में सारी बात बता दी है, तो मेरे को जो नेगेटिव कम बोलना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, थ्रेड्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी थ्रेड्स के बाद एक सबसे बड़ी थ्रेड्स ये है कि हम जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं और जब इसमें टाइम डालते हैं, टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर करते हैं। और वो कंपनी का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, अगर कंपनी गलत तरीके से निकली तो वो हमारा जो 5 साल 7 साल या 10 साल कहीं जाता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी सिलेक्शन एक थ्रेड है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी पर अगर आप डिपेंडेंट हैं, अगर 5-7 साल बाद ही कंपनी गायब हो गई कहीं से, तो फिर हम कहां पर जाएंगे। तो ये हमेशा जब भी किसी कंपनी को सिलेक्शन करते हैं तो ये सबसे बड़ा डर मन में रहता है कि ये कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी। तो सजेशन यही है कि कंपनी में जो जो आप पता कर सकते हैं जब कंपनी को ज्वाइन करते वक्त, उसके पोर्टफोलियो के बारे में, उनके डायरेक्टर्स के जितने भी पुराने जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, तो ताकि ओवरऑल, क्योंकि कई बार ना सही चीज सामने नहीं आती, लेकिन ओवरऑल अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो आपके लिए जो है डर कम हो जाएगा। क्योंकि आप अल्टीमेट, आपकी टीम चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक कंपनी के डायरेक्टर पर आपका पूरा करियर डिपेंडेंट रहता है। तो ये एक है, इन सारी चीजों के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा। धन्यवाद। वंडरफुल सर। और देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात शुरू की थी जहां से कि डर जो है ना वो खुद में ही है, अंदर में ही है, इस इंडस्ट्री को बाहर किसी से डर नहीं है। और मैं इसको अगर मोटे तौर पे देखूं ना सर, अंदर में दो चीजें हैं, मतलब दो मेन पार्ट हैं। एक तो हो गया मैनेजमेंट और एक हो गया डायरेक्ट सेलर। एक मेरा अपना डर ये है कि बहुत सारी कंपनियां, उनके जो मैनेजमेंट हैं या एमडीज हैं, वो एक गलत इंटेंशन के साथ में इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उनको वो ऐसा प्लान लेके आते हैं, उनको मालूम है कि चलेगा नहीं, ये बंद होने वाला है 2 या 3 साल में, और वो प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए, और इस चीज के लिए प्रिपेयर होकर आ रहे हैं आज के टाइम पे कुछ लोग कि भाई मुझे अगर 6 महीने 8 महीने अगर अंदर रहना पड़ा तो कोई बात नहीं, मैं इतना पैसा कमा लूंगा। तो वो है ना एक बहुत गलत मानसिकता डेवलप हो रही कुछ लोगों में। तो वो जैसे कोठारी सर ने कहा कि वो बहुत बारीकी से चेक करने की जरूरत है जब हम किसी भी कंपनी का चयन करते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा कल्चर मैंने देखा पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, कि लोग है ना जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स हैं, वो बड़ी जल्दी से कंपनियां बदल देते हैं। और एक नई टर्म पैदा हुई है, मंकी लीडर्स। एक बार अगर आपने गलत चुनाव किया तो बात समझ में आता है कि आप कंपनी बदलिए, लेकिन आप हर साल ही कंपनी बदल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत चीज पैदा करता है। और वो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका विश्वास भी वो तोड़ता है। क्योंकि इंडस्ट्री में तो हम लोग ये कहते हैं ना कि आपको रॉयल्टी इनकम देने वाली इंडस्ट्री है। एक बार आपने नेटवर्क बनाया और फिर आप पूरी जिंदगी उसको एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो आप बदलिए मत, आप वहीं पे स्टे कीजिए। तो वो मुझे बहुत बड़ा डर लगता है। और एसोसिएशन के लेवल पे पिछले दिनों हमने ऐसा प्लान किया और हम लोग अभी उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी एक लिस्ट बनाए, उन लोगों की लिस्ट बनाए जो बहुत फ्रीक्वेंटली कंपनियां बदलते रहते हैं, और उनको जैसे हम लोग एक ब्लैक लिस्टेड करते हैं, तो एक ब्लैक लिस्टेड की हम लोग लिस्ट बनाए कि भाई इस प्रकार के और ये लोग अगर आपके सामने आए तो थोड़ा सा आप अवेयर रहने की जरूरत है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की चीजें भी मेरे ख्याल से उन चीजों पे काम होगा। सो मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से और लॉजिक्स के साथ में डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ, डायरेक्ट सेलिंग की वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बातचीत की। मुझे लगता है इसका लाभ निश्चित रूप से हुआ होगा। और ये एजुकेशन फैलाने की जरूरत है, ये ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है किसी भी माध्यम से। अगर ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो इसको प्रचार कीजिए, इसको हर डायरेक्ट सेलर तक लेके जाइए, क्योंकि इसमें हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी की बातचीत नहीं की है, पूरी इंडस्ट्री की बातचीत की है। और इंडस्ट्री में अगर अवेयरनेस आएगी तो फिर सारी चीजें बेहतरीन होती जाएंगी। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, आप हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कोठारी सर, आप भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में पधारे, थैंक यू वेरी मच। मिलन सरवटे जी ने मुंबई से पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच सर। कदम सिंह जी पिंक नगरी जयपुर से हमारे साथ में थे, थैंक यू सो मच। और केसी सर दिल्ली से हमारे बीच में थे, और मैं भी दिल्ली से आपके बीच में था। सो एक बार आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।